मध्य प्रदेश के ही प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता है। हाईकमान ने सीनियर नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर मार्गदर्शक मंडल तक समेट दिया है, लेकिन पटवा जोशी का जलवा और दखल एमपी में बरकरार है। बीजेपी में टीम मोदी के कमान संभालने के बाद संगठन में कई बड़े बदलाव हुए। अमित शाह ने अध्यक्ष बनते ही बुजुर्ग चेहरों को दरकिनार कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेताओं को मार्गदर्शक बनाकर घर बैठा दिया गया। ऐसे चेहरों को न संगठन में जगह दी गई और न ही मोदी कैबिनेट में। मध्य प्रदेश में पार्टी की इस लाइन को सरकार में तो फॉलो किया गया, लेकिन संगठन में दरकिनार कर दिया गया। प्रदेश संगठन में आज भी पुराने चेहरों की भूमिका मायने रखती है। वो चाहे सुंदरलाल पटवा हो, कैलाश जोशी हो या फिर कैलाश सारंग जैसे पुराने चेहरे आज भी पार्टी में दखल रखते हैं। अब पार्टी लाइन से हटकर राजनीति हो तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। कांग्रेस ने बीजेपी के इस दोहरे चरित्र पर जमकर निशाना साधा है। पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों के अंदर भी सभाएं होंगी और किसानों को जागरूक किया जाएगा कि भूमि अधिग्रहण बिल जिस तरीके से ये सरकार ला रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी जमीनें हथियाकर उनको देने के लिए, उसके बारे में उनको किसानों को अवगत कराया जाएगा और इस लड़ाई को मध्य प्रदेश में किसानों के हक की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सवाल पार्टी की कोर कमेटी और बड़े नेताओं पर था। ऐसे में बीजेपी भी कहां चुप बैठी। लिहाजा बीजेपी ने सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रही है। कोर ग्रुप पे सवाल उठाने का कांग्रेस का तो कहीं से नैतिक दायित्व बनता ही नहीं है। माँ बेटे की पार्टी जहां पर सल्तनत चली आ रही हो, उनको तो ये कहने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ हर 3 साल में चुनाव होते हैं, बाकायदा नीचे से चुनाव होते हैं, वार्ड से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला और जिले के बाद प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक के चुनाव होते हैं। कोर ग्रुप की परंपरा बनी हुई है और कोर ग्रुप पुराना ही बना हुआ है। उसी को लेकर माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान ने इस बैठक को बुलाया। बीजेपी कितनी ही सफाई दे, पर लगता है मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो केंद्र में अमित शाह ने जुटाई है। अब देखना होगा कि मोदी के साथ तालबंदी करने वाली शिवराज सरकार के संगठन के मुखिया अमित शाह की तरह कठोर निर्णय लेने की हिम्मत कब कर पाते हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी, साथ ही भोपाल से जुड़े हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया जी। सुधीर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल कोर कमेटी की बैठक है, उसका एक अपना एजेंडा होगा, लेकिन कांग्रेस ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल कुछ जायज भी लगते हैं क्योंकि भाजपा बदल रही है। मोदी और शाह के इस युग में क्या मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी का जो संगठन में दखल बरकरार है वो जायज है या जरूरी है या फिर पार्टी की मजबूरी है? जी देखिए राकेश जी, बिल्कुल 2 चीजें हैं सामने। या तो इन नेताओं का कद इतना बड़ा है कि इनकी छत्र छाया में प्रदेश के सारे नेता अपनी कहना चाहिए कि उनका राजनीतिक जीवन जो है वो इन नेताओं ने संवारा, और यही कारण है कि साथ ये नेता इन दोनों नेताओं को, चाहे वो चुनाव समिति की हो या फिर कोर कमेटी हो, इन दोनों जगह से नहीं हटा पा रहे हैं। इसके अलावा मार्गदर्शक मंडल की बनाने की बात लगातार कही जाती है, पर लेकिन वो बनाने के बजाय प्रदेश की जो तमाम महत्वपूर्ण समितियां हैं बीजेपी की, उनमें स्थान इनको मिला हुआ है। या फिर कहना चाहिए कि दूसरा कारण ऐसा है कि एक मौन स्वीकृति नेताओं की हमेशा रही है नेताओं के साथ में, क्योंकि प्रदेश में इस समय संगठन का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इनके शागिर्द कहे जाते हैं। ऐसे में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो इनसे पूछ कर लिया जाता है और स्वीकृति इनकी हमेशा मिली रहती है। तो शायद बीजेपी के तमाम जो नेता है जो प्रदेश में संगठन चला रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को सम्मान किया जाए जो संगठन में हस्तक्षेप करे या फिर जो तमाम समितियां उनमें हस्तक्षेप करें, जिसके चलते उनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत हो। तो 1-2 कारण सामने निकल कर आते हैं। ये कारण जो जिसकी वजह से इन नेताओं को शायद बीजेपी जो महत्वपूर्ण पद है, खासकर बात करें चुनाव समिति या फिर जो कोर कमेटी है, उनसे शायद बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए, आप सुधीर जी जुड़े रहिएगा। मधुकर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, मोदी और शाह के
जब पार्टी का चेहरा बदल चुका है, एजेंडा बदल चुका है, तब मध्य प्रदेश में वही सवाल आपसे दोहराऊंगा, क्या शिवराज जी सम्मान के कारण उनको पार्टी और संगठन के काम में उनकी हस्तक्षेप को बरकरार रख रहे हैं या फिर कोई वजह कोई और है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह जी एक बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वरिष्ठों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति जो उनका सम्मान का भाव रहा पहले से ही, आज से नहीं, वो बरकरार है। जिन दो लोगों का आपने नाम लिया, सुंदरलाल जी पटवा और कैलाश जोशी जी का, उनके मंत्रिमंडल में बाबूलाल गौर भी हैं। हाँ, हैं, बुजुर्ग लोग हैं। जहां तक इन दो वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देना या इनके कथन को मूर्त रूप देना, उस दिशा में तो इनका जो शुरू से ही कदम रहा है शिवराज सिंह जी का, वो अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। मसलन कैलाश जोशी जी ने कोई बात कही तो मैं नहीं समझता कि शिवराज सिंह जी उसको टाल देने की स्थिति में होंगे। नहीं मधुकर जी, आपके पॉइंट में दम है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जब पीढ़ी परिवर्तन के दौर से बीजेपी गुजर रही है, तब ऐसे में नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए क्या इन नेताओं को अब साइडलाइन नहीं किया जाना चाहिए? जब आडवाणी और जोशी जैसे लोग को घर बैठा दिया गया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्ग पीढ़ी को एकदम साइडलाइन करना ठीक तो नहीं रहेगा। इन्होंने बड़ी साधना की है, आप देखें, ठीक है ना, पटवा सब कुछ है, लेकिन आप देख तो रहे हैं कि भाई लंबे समय से 10 साल से पर एक तरह शिवराज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, उनके पास एक लंबा अनुभव हो गया है सरकार चलाने का और संगठन पर अपनी कसावट रखने का। हम फिर वही जानना चाहते हैं, क्या ये चला रहेगा परंपरा के नाम पर या नए चेहरों को भी मौका मिलेगा? नए चेहरों को तो मौका दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर आप शिवराज सिंह जी के मित्र मंडली को देखें या उस वर्ग को देखें जो उनके आसपास रहता है, उन्हें यदा कदा सलाह भी देता है, तो युवा वर्ग तो, या यूं कहिए कि शिवराज सिंह जी के आयु वर्ग के लोग तो उनके साथ हैं, उनके आसपास हैं। लेकिन जहां तक बुजुर्ग पीढ़ी का सवाल है, भले आप उनको एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करें या माने, लेकिन उनको अगर आप एकदम इग्नोर कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और केंद्र की तस्वीर में जो फर्क है, वो फर्क बुजुर्ग लोगों को रोकने में कहीं ना कहीं एक वो स्थिति लाएगा। अनुभवी नेता जरूरी कम, मजबूरी ज्यादा है आप पार्टी उसको के लिए। प्रकारांतर में ये भी कह सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जैसा व्यक्ति एकदम इन लोगों को साइडलाइन करके कोई अपनी दिशा तय करेंगे, 10 साल बहुत होते हैं द्विवेदी जी, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको नई पौध लाना है तो संगठन में नए चेहरे आए हैं। नंद कुमार सिंह चौहान ने 9 महीने बाद ही सही देर आए दुरुस्त आए, कई नए चेहरों को पार्टी संगठन में काम दिया है। लेकिन कोर कमेटी जो पार्टी की एक महत्वपूर्ण है, जिसमें सुमित्रा महाजन है, माया सिंह है, सुंदरलाल पटवा है, कैलाश जोशी है, शिवराज सिंह चौहान है, प्रभात झा है, ऐसे में लगता नहीं है कहीं और युवा पीढ़ी का हक मारा जा रहा है? देखिए, हक तो मारा जा रहा है, ऐसा सीधा कह देना तो एकदम ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है, आज मध्य प्रदेश में युवा पीढ़ी को बढ़ाने की जरूरत तो है, और कमोबेश शिवराज सिंह कर भी रहे हैं ऐसा। लेकिन उनके साथ जो समन्वय बनाने की स्थिति है, उस पर भी उनका ध्यान रहता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जैसा व्यक्ति अगर पुरानी पीढ़ी को एकदम नजरअंदाज करके और नई पीढ़ी को स्थापित करेंगे, या यूं कहिए कि पूरी तरह से कर देंगे। चलिए मधुकर जी, हम जाते जाते अपने एक सवाल सुधीर जी से भी जानना चाहेंगे। सुधीर जी, आप क्या सोचते हैं, क्या अब समय आ गया है? पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, और अब क्या समय आ गया है कि जब 2018 की बात की जा रही है, तो संगठन में नए चेहरों के साथ में आने वाले समय में इन बड़े नेताओं को भूमिका दूसरी की जा सकती है? चलिए, सुधीर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, सुधीर जी को हम धन्यवाद देंगे, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। मोदी और शाह की गाइडलाइन को बीजेपी में कोई नजरअंदाज कर सके, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में पटवा और जोशी का सत्ता और संगठन में दखल देखा जा सकता है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये हाईकमान को विश्वास में लेकर किया जा रहा है, या फिर टीम शिवराज की अपनी सोच है, जो चाहकर भी उम्र दराज नेताओं को भरोसे में लेकर चल रहे हैं? पीढ़ी बदलाव के इस दौर में सोचने का समय इन नेताओं का है, जिन्हें नींव का पत्थर कहा जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में सदस्यता पर सियासत। सबके रखे बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान। चलो संगी चलो मितान,
चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख ला गोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही। जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुंचाए बर बढ़े कदम ले जन जन में पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास। सबके साथ सबके विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को लेकर सक्रिय बीजेपी और कांग्रेस में अब नेताओं के बयान से बवाल खड़ा हो गया है। इसे बीजेपी नकल कहे या फिर कांग्रेस की दबाव बनाने की कोशिश, जो जनता के बीच अपने समर्थकों को लामबंद करना चाहती है। जरा इन बयानों पर गौर करिए। मैं तो नेता प्रतिपक्ष के घर जाकर सदस्यता लूंगा। सीएम रमन को कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता दे दिया है और हमने उनके लिए सदस्यता फॉर्म भी सुरक्षित रखा है। छत्तीसगढ़ में सदस्य बनाने के टारगेट का टेंशन झेल रही बीजेपी और कांग्रेस में सदस्य बनाने को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। शुरुआत पिछले दिनों दिए गए सीएम रमन के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष के घर जाकर सदस्यता ले लेंगे। हालांकि चुटकियों में कहे गए सीएम के इस बयान पर नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव ने पलटवार कर सीएम को कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता दे दिया और ये भी कह दिया कि हमने उनके लिए सदस्यता फॉर्म सुरक्षित रखा है। लेकिन दिल्ली से रायपुर लौटे पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने यह कहकर इसमें नया मोड़ दे दिया कि वे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कहते हैं कि रमन सिंह को कभी कांग्रेस में शामिल नहीं कराएंगे। रमन सिंह चाहे तो पर भी उसे कांग्रेस की सदस्यता तो हम लोग नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष तो चाह रहे हैं कि उनको सदस्य बनाएं। कम से कम मैं पार्टी अध्यक्ष के हैसियत से मैं कहना चाहूंगा, जितना नुकसान छत्तीसगढ़ के लोगों का उन्होंने किया है, जितना भ्रष्टाचार उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है, उस हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि रमन सिंह चाहे भी तो पर भी कांग्रेस की सदस्यता मैं नहीं देने दूंगा। वहीं जब भूपेश के बयान पर मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने सधे अंदाज में कहा, सदस्य बनने बनाने की बात मिस कॉल मारने वाले और मैसेज करने वाले ही जाने। मैंने तो कभी व्हाट्सएप पे और कभी फोन के द्वारा मिस कॉल तो नहीं किया। मिस कॉल जो करता है वो जवाब देंगे। इन बयानों से एक बात तो साफ है कि ना तो सीएम रमन सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और न ही कांग्रेस के दिग्गज उन्हें इस मुद्दे पर घेरने से चूकने वाले हैं। इसमें साफ बात तो यह है कि सदस्यता अभियान पर यह केवल सियासी बयानबाजी है। इन बयानों के मायने क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नेताओं के बयान हैं, क्या सदस्यता अभियान को गंभीरता से नहीं लेते नजर आ रहे हैं? चलिए, सत्य प्रकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मधुकर जी, आपने नेताओं के बयान सुने हैं, कितने गंभीर नजर आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ये सब जो बातें हुई ये हंसी मजाक की हैं, इनमें कोई गंभीरता नहीं है और ऐसी बातों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। ये तो आम एक तरह से आम बात है कि कहीं बैठे बातचीत हुई और हंसी मजाक जैसी बात है। ऐसा संभव ही नहीं है कि रमन सिंह कांग्रेस की सदस्यता ले लें या रमन सिंह को कोई कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए अप्रोच करे और फिर वो मना करें। ये मुझे लगता है सब चीज़ें हंसी मजाक की, इन सब में कोई दमखम नहीं है। हाँ, पर यह है कि कभी कभार राजनीति में ऐसे जो चटखारे लेकर के सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनका एक अलग लुत्फ होता है और उस लुत्फ को लोग अपने ऐसे सहज में लेते हैं। इसमें कोई दमखम नहीं मेरे हिसाब से। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों को, न तो कांग्रेस वालों को खुश होना चाहिए, न बीजेपी वालों को खुश होना चाहिए कौन कहाँ सदस्यता ले रहा है, कोई मतलब नहीं चीज़ों का। पर हाँ,
छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, जो सदस्यता के क्रम में चलिए हम गफलत चल रही है वो इस मुद्दे पर आते हैं। मधुकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, नेताओं के जो बयान है वो गंभीर तो नजर नहीं आ रहे, आखिर माजरा है क्या? बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह से बीजेपी को कहे या सदस्य बनाने की बात उसे लेकर कहीं ना कहीं कि इस तरह के बयान लगातार आज चल रहा है। सत्यप्रकाश जी से आवाज बिल्कुल हमारी साफ नहीं मिल पा रही है। मधुकर जी, हम तो उसी मुद्दे पर लौट के आते हैं कि आखिर जो सदस्यता अभियान का, इसकी शुरुआत तो भाजपा ने की है, खासतौर से अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मिस कॉल के जरिए। रमन सिंह कह रहे थे कि हमने कभी मिस कॉल किया नहीं है, व्हाट्सएप के जरिए हमने कभी लिया नहीं है। लेकिन जो भी है बदलाव देखने को मिल रहे हैं जब सोशल मीडिया का जोर है। क्या सोचते हैं कि ये सब हकीकत से परे हैं या आंकड़ेबाजी है? देखिए, कई बार सोशल मीडिया में तो ऐसी बातें आ जाती हैं जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता है। अभी जो मैंने अभी जो देखा आपके चैनल में, जो आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे, इसमें जैसे मैंने कहा ना कि इसमें कोई बहुत गंभीरता नहीं है और इसमें उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें कहीं संभव ही नहीं है। जो बातें संभव नहीं होती उनका कोई सिर पैर ही नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता से नेताओं के बयान को नहीं लेना चाहिए। एक बार फिर हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, आप बताइए, जो नेताओं के बयान तो गंभीर नजर नहीं आ रहे, हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा और कांग्रेस कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल, देखिए राकेश, जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा की अगर बात करें तो करीब 53 लाख के आसपास वोट छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिले थे। वहीं लोकसभा में वोट का आंकड़ा बढ़ा था और 58 लगभग 59 लाख के आसपास वोट बीजेपी को मिले थे लोकसभा के दौरान। कांग्रेस का वोट घटा था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अब की बार, चूंकि संगठन का चुनाव भी है कांग्रेस में, तो कांग्रेस अब सदस्य बनाने को लेकर खासा कर सकते हैं कि तल्लीनता से लग गई है और करीब 6 लाख का पहले कांग्रेसियों को टारगेट था कि छत्तीसगढ़ में 6 लाख के आसपास सदस्य बनाया जाए और उसे द्रुत गति देने के लिए 31 मई तक तारीख भी बढ़ाई गई। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में टारगेट का टेंशन सबसे ज्यादा है सदस्य बनाने को लेकर। और अभी जो हालात है, 50 लाख सदस्य सिर्फ छत्तीसगढ़ में बनाने हैं, तो अगर उस लिहाज से जोड़कर देखा जाए तो करीब 53 लाख 59 लाख अगर वोटर पहले थे और 50 लाख और नए सदस्य बना ले तो 1 करोड़ वोटर तो हो गए सिर्फ। अगर 1 करोड़ वोटर सिर्फ बीजेपी को वोट दे दे तो समझिए कि क्या होगा। तो निश्चित तौर पे अब ये जो मुद्दा चल रहा है अभी लगातार सदस्य बनाने का, जो दोनों पार्टियों का है, उसमें कहीं ना कहीं ये बयानबाजी का दौर चल रहा है। हालांकि निश्चित तौर पे काफी हल्के अंदाज में जिस तरह से भूपेश बघेल तो काफी सख्त नजर आ रहे थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि टीएस सिंहदेव से इस बारे में बात भी करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने, किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकते हैं। हालांकि सच्चाई यही है कि न टीएस सिंहदेव शामिल हो सकते हैं बीजेपी में और न मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है और उस पर अपनी अपनी जो पीठ थपथपा रहे हैं पार्टी के तमाम मुखिया, उसको लेकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। राकेश, चलिए, वो आपने जो आंकड़े पेश किए हैं सत्यप्रकाश, इस पर कम से कम भाजपा और कांग्रेस को गौर करना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सदस्यता अभियान के जरिए पहले बीजेपी ने जोर दिखाया तो अब कांग्रेस भी खुद को दुरुस्त करने में जुट गई है। आंकड़ों के इस खेल में हकीकत का सामना आना बाकी है, लेकिन दावे करने में कोई नहीं चूक रहा है। फिलहाल कांग्रेस किसी चुनौती से कम नहीं है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे सोच बदलो, देश बदलो। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है।
मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और जहां देश के कई नेता प्रचार के लिए स्वच्छता अभियान का सहारा लेकर झाड़ू उठाकर फोटो खिंचवाने तक सिमट गए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक गांव ने लोगों ने घर घर शौचालय बनाकर एक नजीर पेश की है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें लाल किले से कही थी। उनका कहना था कि घोषणाएं आशाएं जगाती हैं और जब घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती तो समाज गर्त में चला जाता है। लेकिन पीएम मोदी की स्वच्छता को लेकर ये सोच ऐसे ही नए समाज का सृजन कर रही है और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है छत्तीसगढ़ के धमतरी के एक छोटे से गांव डोमा के लोगों ने। यहाँ के गांव वालों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर एक घर में शौचालय बनाकर सरकार की नई पहल को साकार किया है। कि गांव में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समस्या है। तो धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सही बात है, पर्यावरण को दूषित करना, प्रकृति को गंदा करना अच्छा बात नहीं है करके। हम बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि हमारे अथक प्रयास से यह कार्य सफल रहा। अपन ग्राम के जम्मो जनता मतलब सकेल के हमरो गांव हाँ ऐसने साफ सुथरा और स्वच्छ रहे, एक बार प्रयास कर। धमतरी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर डोमा गांव में सरपंच और कलेक्टर के प्रयास से आज 400 घरों में शौचालय बन गए हैं। कहते हैं एक बड़े और अच्छे परिवर्तन के लिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत होती है। इस गांव में भी लोगों की सोच बदलने में सरपंच मोतीलाल का अहम योगदान रहा है और अपनी सोच को लागू करने के लिए सरपंच का गांव वालों ने भी भरपूर साथ दिया। हमारे गांव में पूर्ण शौचालय बन गया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति अपने घर में शौच करते हैं और बाहर खुले में शौच नहीं करने जाते, जिसके कारण हमारे गांव का पर्यावरण भी स्वच्छ है और हमारे गांव के व्यक्तियों में एक अलग ही मानसिकता का विकास हुआ है। हाँ, लगभग 100% शौचालय बन चुका है और 100% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। एक और जहां देश के बड़े नेता हाथों में झाड़ू लेकर मीडिया की सुर्खियां बटोरते दिखे, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव ने घर घर शौचालय निर्माण कर ऐसी मिसाल पेश की है जो सोच बदलो देश बदलो के नारे को सच साबित करती है। धमतरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर भावेश जोशी। मधुकर जी, आपने गांव की तस्वीर भी देखी, गांव वालों के बयान भी देखे, उनकी बातचीत भी देखी है। क्या सोचते हैं ऐसे में जब मोदी का ये मिशन स्वच्छता अभियान है और धमतरी में साकार हुआ है? निस्संदेह उस गांव के सरपंच और उस गांव के और भी लोग जो निवासी हैं सब बहुत बधाई के पात्र हैं। धमतरी जिला प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए कि एक बहुत अच्छी पहल की प्रशासन ने और उसको मूर्त रूप दिया। मोदी जी का जो ये संकल्प है, मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा नज़ीर है ये गांव, जिसने एक बहुत अच्छी पहल की। गांव के लोग कितने खुश होंगे जहां शौचालय बन गए हैं, घर घर में शौचालय बन गए हैं। भाइयों को, बहनों को, ग्रामवासियों को कितनी सहूलियत मिल गई है। मुझे लगता है आज न सिर्फ धमतरी के सोमा गांव में बल्कि पूरे देश में हर गांव में इस तरह की पहल होनी चाहिए, ताकि मोदी जी का जो मिशन है, जो लक्ष्य है स्वच्छ भारत का, वो मूर्त रूप ले सके। आज जरूरत है इस उदाहरण को, सोमा गांव को एक आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत करके और मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को इसका एक मतलब कह सकते हैं कि इस गांव के लोग अगर जागरूक हुए हैं तो दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। निश्चित तौर पे आज बहुत ही अच्छा इस गांव की, मैं तो कहता हूं कि इस गांव को एक आदर्श गांव मानते हुए पूरे देश में इस तरह का प्रयास, इस तरह का की जरूरत जो चलिए मधुकर जी, आदर्श गांव की बात आपने कही है, सांसदों ने गांव गोद लिए हैं, देखें कितना आदर्श है। खैर,
देश में जब मोदी ने स्वच्छता अभियान को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए सरकार की साख भी दांव पर लगा दी है, तब छत्तीसगढ़ के इस गांव को दूसरे जिलों और गांवों के लिए उदाहरण माना जा सकता है, जिसने एक मिसाल पेश कर नई संभावनाएं जगाई है। निश्चित तौर पर इस गांव के लोग और पंच सरपंच खास तौर से बधाई के पात्र हैं। मधुकर जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। बड़ी खबर मिल रही है, नक्सल डोमिनेटेड एरिया कतार में लड़ रही है। आखिरकार पुलिस को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का जब सियासत के फैलाव में बहने लगते हैं अरमान, तो सवाल उठते हैं। जब अन्याय की आग में सेंके जाते हैं पकवान, तो सवाल उठते हैं। जब मुर्दों के नाम जारी होते हैं फरमान, तो सवाल उठते हैं। तब जनता हाथ में लेती है कमान और मांगती है जवाब। जनता मांगे जवाब। नमस्कार। मार डालेगी गर्मी, हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ में अमिता। गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी की वजह से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। गर्मी के तीखे तेवरों से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी में सबसे ज्यादा मरीज डिहाइड्रेशन और डेंगू जैसी बीमारियों की पहुंच रही है। डॉक्टर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रही हैं। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अधिकतर शहरों का तापमान 42 के पार पहुंच चुका है। चलिए, अपडेट मिल रही है। कई शहरों में तापमान बढ़ा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जोरों पर है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। कई शहरों में गर्म हवाओं ने झुलसाया है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। एमपी में गर्मी के कारण स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किए हैं। अस्पतालों में खास तैयारियां की गई हैं। गर्मी के जो मरीज सीजनल बीमारी जो है, डेंगू हो सकती है, डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज्यादा गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। और एमपी में गर्मी के कारण स्कूलों का वक्त बदल दिया गया और कहा गया है कि दोपहर 12 बजे किसी भी हालत में स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी अपने शवाब पर है। तापमान 42 डिग्री पार पहुंच चुका है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 45 डिग्री के पार भी जल्द ही तापमान पहुंच जाएगा। चलिए, बुलेटिन में आपको अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं। गर्मी का कहर इस कदर है कि जबलपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक दूल्हा बेहोश हो गया, जबकि छिंदवाड़ा में दुल्हन बेहोश हो गई। ये 2 तस्वीरें गर्मी शबाब पर है और उफ, ये गर्मी लोग ये कह रहे हैं। छिंदवाड़ा में सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा था और गर्मी कुछ इस कदर थी कि एक दूल्हा ही बेहोश हो गया जबलपुर में, जबकि छिंदवाड़ा में
सामूहिक विवाह सम्मेलन में गर्मी की वजह से दुल्हन ही बेहोश हो गई और जब दुल्हन को होश आया इसके बाद दुल्हन ने 7 फेरे लिए। मार डालेगी गर्मी। जी हां, गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। गर्मी ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। ये 5 शहरों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गर्मी से बीमारियां बढ़ रही हैं। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रायपुर शहर की ये 5 तस्वीरें जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अस्पतालों में भी लोग पहुंच रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। गर्मी कुछ इस कदर है कि सीजनल बीमारियां भी हो रही हैं और लोगों को सरकार ने भी एहतियात बरतने के, स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने की बात कही है और साथ ही अस्पतालों में भी जो सीजनल बीमारियों के जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें खास तरह का ट्रीटमेंट देने की बात स्वास्थ्य विभाग ने कही है। भोपाल में मौसम की मार के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तापमान 43 डिग्री होने के चलते इसका असर लोगों की सेहत पर खास तौर से देखा जा सकता है। गर्मी से बेहाल लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी पैदा होने लगी है जिसे दिखाने के लिए लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन और पेट खराब होने संबंधी बीमारी से जुड़े आ रहे हैं। वहीं कई लोगों को ज्यादा देर धूप में रहने से चक्कर की समस्या पैदा भी हो रही है। तो गर्मी बढ़ रही है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो गर्मी से बेहाल होकर बीमार हो गए हैं। मौसम की मार के चलते राजधानी के अस्पतालों में भी मरीजों का पहुंचना शुरू हो गया है। शहर के ज्यादातर अस्पतालों में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीज अपनी जांच कराने पहुंचे। गर्म हवाओं के थपेड़ों और सूरज के तीखे तेवरों के चलते डॉक्टर भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं ताकि लू, डायरिया और डिहाइड्रेशन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। मौसम गर्मी का शुरू हो गया है तो इस मौसम में मक्खी मच्छर बहुत होते हैं तो मक्खियों के कारण डायरिया, वोमिटिंग की बीमारियों के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बाहर का खुले का ना खाएं, जहाँ भी खाएं साफ सुथरा हो।